यूपीएससी ने 2011 से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट का बेस थोड़ा सा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे हम कोई भी टेक्निक लाइक एलिमिनेशन टेक्निक है या कोई और टाइप की टेक्निक पे कम फोकस करके मेजर हम थीम बेस्ड जाएंगे, यानी कि एक साल में एक टॉपिक में किस टाइप के टॉपिक्स रिपीट हुए हैं एंड वो टॉपिक पे क्या टाइप का क्वेश्चन आया, एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज हम 10 साल का एक एनालिसिस करेंगे, 10 या 15 साल का कि एक एनालिसिस करेंगे कि ज्योग्राफी में ये टाइप के टॉपिक्स रिपीट हुए, उन पे ये टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एंड उस पे ये टाइप की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड थिंग दैट आफ्टर वॉचिंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ अ सब्जेक्ट आपसे एक एक्सपेक्टेड है कि आप घर पे एक होमवर्क करो जहां पे ये क्वेश्चंस को आप वापस गो थ्रू करो। Try to understand the nature of the question rather than understanding the technique to solve a question, right? Because UPSC has been evolved so far. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, that is a PYQ of 2011 में ज्योग्राफी का हम कवर करेंगे। So let's start with our first question. That first is that अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमूव कर दिया जाता है तो वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के कंपेयर में जल्दी रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमें हल्का सा रिकॉल करना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लोकेशन है इक्वेटोरियल रीजन, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना रन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा और देयर चांसेस की सॉइल इरोजन हो जाए, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। यस, दिस कैन बी ट्रू बिकॉज हमने देखा कि जो रन ऑफ वाटर है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे। सेकेंड इज प्रोपग्यूल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव अ पुअर वायबिलिटी। प्रोपग्यूल्स का मतलब होता है कि एक ट्री का पार्ट लिया हमने, उससे एक नया टाइप का प्लांट बनाया। ओके, नाउ दिस इज वेरी नॉट मच वायबल, कि रेन फॉरेस्ट में इतना वायबल नहीं होता है। थर्ड, दैट रेन फॉरेस्ट स्पीशीज द स्लो ग्रोइंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ इज द exotic species invade the fertile soil of the rainforest. This is also not the case because exotic species रेन फॉरेस्ट में आना, केमिकल वेदरिंग से फेस करना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। सो द फर्स्ट ऑप्शन है इज द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, राइट? सो हेंस द ऑप्शन ए इज राइट। इसका पीडीएफ आपको लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जहां से आप पीडीएफ इसका तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड इज अ लेयर इन द अर्थ एटमोस्फियर कॉल्ड द आइनोस्फियर में रेडियो कम्युनिकेशन होता है क्यों, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन है that the presence of ozone, जब हम रिकॉल कर रहे हैं कि ओजोन इज नॉट इन द आयनोस्फीयर, इट इज रादर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। सो दैट मींस कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कि ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव को, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड इज द रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। नाउ दिस इज राइट कि जो रेडियो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। वेवलेंथ यानी कि एक वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। Now these are the waves, so इनके बीच की जो ये लेंथ है दिस इज वेव लेंथ, और एक वेव होती है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है। सो इनके बीच की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा कम है, बट जो रेडियो वेव है उसकी वेव लेंथ काफी ज्यादा रहती है। एंड आंसर इज बी यानी कि टू ओनली। नाउ थर्ड इज, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, फर्स्ट इज द लालिना एंड सेकेंड इज द एलिनो। अब यहाँ पे हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए, लालिना और एलिनो का। यहाँ से थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि अगर हमने पढ़ा है कि जो पेरू कंट्री है साउथ अमेरिका कंट्री है, तो जब एलिनो होगा तो वहां पे वार्म ओशन करंट आएगा यानी कि लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा, और लालिना से कोल्ड ओशन करंट आएगा यानी कि वहां पे हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा। इससे इंडिया को नुकसान होता है मॉनसून में और इससे इंडिया को फायदा होता है ड्यूरिंग दी मॉनसून। अब उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन पढ़ते हैं दैट लालिना is characterized by the unusually cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean। नाउ जैसे हमने देखा कि इंडियन ओशन नहीं है, ये पैसिफिक ओशन है। नाउ यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखने की, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ते हो तो देयर आर चांसेस कि वहां पे आपके साथ ट्रिक हो सकता है इस तरीके का। ये पैसिफिक ओशन में है ना कि इंडियन ओशन में। whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean। now this is, तो ये स्टेटमेंट आधा राइट है आधा रॉन्ग है, तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं दैट वन इज रॉन्ग। Then second is El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. So ऐसा नहीं है,
एल नीनो का साउथ वेस्ट मानसून पे इफेक्ट है, सिमिलरली लालिना का भी साउथ वेस्ट मानसून पे इफेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाता है डी, नीदर वन नॉर टू, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो यहां पे हमने ज्योग्राफी में जब पढ़ा था कि एस्ट्रॉइड की पोजीशन पड़ी थी बिटवीन द प्लैनेट्स होती है, एंड कॉमेट्स होते हैं जो प्लैनेट जब खत्म होते हैं प्रोबेबली आफ्टर द नेपच्यून और बिटवीन द प्लूटो एंड नेपच्यून, वहां पे मेजरली कॉमेट आते हैं। तो इससे सन से जितना डिस्टेंस बढ़ता है उस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा चेंज होती है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर ऑप्शन पढ़ते हैं दैट एस्ट्रॉइड्स are usually very small rocky planetoids, while comets are form of frozen gases held together by rocky and metallic minerals. Yani ki this is probably right. Second option is asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars. Yes, part of this statement is right. Whereas comets are found mostly between Venus and Mercury. Now this is wrong. जैसे हमने कहा कि अगर आप ये भी देखो ना कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये फ्रोजन है, अब जब सन के पास होगा तो वो फ्रोजन नहीं होगा, यानी कि फ्रोजन होने के लिए उसको सन से काफी ज्यादा दूर रहना पड़ेगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि ये सन के काफी पास है, यानी कि वीनस और मर्क्यूरी पे है, राइट। सो अल्टीमेटली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट कि ये नेपच्यून यानी कि प्लूटो के आसपास रहता है। Whereas comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not, right? So yes, this is right, statement 1 and statement 3 is right, so ultimately option B is correct, right? Fifth question पे जाते हैं that westerlies in the southern hemisphere are stronger and persistent than in the northern hemisphere. Why? तो अगर आप रिकॉल करोगे जब हमने ज्योग्राफी में ये चीज अच्छे से समझी तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो वेस्टर्लीज है या जो ईस्टर्लीज है वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में चलती है, बट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड काफी ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन काफी ज्यादा है। सो इस तरीके से ये वेरी कर सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट वेस्टर्लीज स्ट्रॉन्ग है इन दी southern hemisphere. Why? Because southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. Yes, this is right. Second is Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to northern hemisphere. ऐसा नहीं होता है, Coriolis force एक consistent चलता है जो depend करता है the pressure difference पे, कि जितना हाई प्रेशर और लो प्रेशर में टेम्परेचर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ज्यादा कोरोलिस इफेक्ट लगेगा। यानी कि इसके अंदर हेमिस्फीयर कौन से हेमिस्फीयर पे क्या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता है। एंड सेकंड है कि हम जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना कोरोलिस फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, तो उसके अंदर हेमिस्फीयर का कोई इशू नहीं होता है। Then sixth is what could be the main reason or reasons for the formation of African and Eurasian desert belt। अब हम डेजर्ट हमने पढ़ा है वर्ल्ड क्लाइमेट में, जहां पे हमने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द डेजर्ट्स आर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। एंड सेकेंड इज हमने देखा है कि कोल्ड ओशन करंट एक डोमिनेटिंग फैक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि जितना ज्यादा कोल्ड होगा उतना लेस मॉइस्चर होगा, या हम कह सकते हैं जितना वार्म क्लाइमेट होगा उतना वहां पे इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। जितनी ज्यादा बारिश होगी वहां पे डेजर्ट फॉर्म नहीं होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन देखते हैं दैट इट इज लोकेटेड इन दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यस, सो दैट इज अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे। then it is under the influence of warm ocean current. Now this is wrong. warm ocean current में बारिश होती है, कोल्ड ओशन करंट में बारिश नहीं होती, सो देयर आर चांसेस कि वहां पे डेजर्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो। सो अल्टीमेटली ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज वन ओनली। सेवेंथ क्वेश्चन, दैट जो जेट एयरक्राफ्ट चलते हैं, हमें ये पता है कि जेट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। अब ये क्यों चलते हैं? बिकॉज देयर इज सेवरल रीजन। हमने ये पढ़ा था कि कन्वेक्शनल एयर करंट के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट। वो हीट जब ट्रांसफर हो गई तो वो वार्म में राइज करने लगेगी, यानी कि दिस इज कन्वेक्शन। अब जब वो कन्वेक्शन हो गया तो फिर वो डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि हॉराइजॉन्टल मूवमेंट होगा, दैट इज एडवेक्शन, एंड देन वो वापस नीचे कन्वेक्शन के थ्रू, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो डेंस एयर नीचे आ जाएगी। नाउ ये जो करंट है, दिस करंट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टिल द ट्रोपोस्फेरिक लेवल ओनली। ये सिर्फ ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक ही रहता है। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेरिक का लेवल आ जाता है वहां पे वर्टिकल एयर मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ हॉराइजॉन्टल मूवमेंट होता है। हेंस दिस इज अ
पॉसिबल प्लेस या फिर हम कह सकते हैं इज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर द जेट्स क्राफ्ट या तो जेट एयरक्राफ्ट है जो वहां पे फ्लाई कर सके, क्योंकि अगर वर्टिकल एयर मूवमेंट होगा तो जेट एयरक्राफ्ट हॉराइजॉन्टली फ्लाई नहीं कर सकता, बट अगर हॉराइजॉन्टल एयर मूवमेंट होगा तो जेट एयरक्राफ्ट इजीली फ्लाई कर सकता है, राइट। जस्ट उसको कोरिलेस फोर्स के बारे में ध्यान रखना है। तो वही चीज पूछ रहे हैं कि वाई जो लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है इज अ गुड रीजन फॉर द जेट एयरक्राफ्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट इज देयर आर नो क्लाउड्स और नो वाटर वेपर इन दी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज राइट, क्योंकि हमने देखा कि कन्वेक्शन एयर करंट वहां पे खत्म हो जा रहा है, तो वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, तो वॉर्म में राइज ही नहीं हो रही है, और वो राइज नहीं होगा तो प्लैनेट जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो चीज नहीं होगी। सेकंड, देयर इज नो वर्टिकल विंड्स इन दी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज आल्सो राइट। सो हम कह सकते हैं कि आंसर सी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट इज, अगर हम मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इंडिया और ईस्ट एशिया को अगर नेविगेशन करना है विद द टाइम एंड डिस्टेंस, सो ये रिड्यूस कैसे हो सकता है, राइट। सो फर्स्ट है दैट डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है कि हम एक नया कैनाल बना दे रहे हैं इन क्रा इस्तमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। तो इसको अगर हम मैप बेस्ड समझते हैं ना, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी काफी पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी चीजें न्यूज में आती है। सो जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप ये देखोगे दैट दिस इज द स्टेट ऑफ मलक्का एंड ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडिया आ गया, तो ये स्टेट ऑफ मलक्का से हम क्रा कैनल आ जाएगा, तो हम इंडिया और ईस्ट एशिया से काफी अच्छी कनेक्टिविटी बना लेंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम जो इसमें पूछा गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही आंसर आर, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। देन क्वेश्चन 9 कि अगर हम लोअर जेंजेटिक प्लेन की तरफ देखते हैं, लोअर जेंजेटिक प्लेन वहां आ गया, यानी कि यूपी और बिहार का जो अपर पोर्शन है दैट इज अपर जेंजेटिक प्लेन, फिर उसका जो लोअर है यानी कि सदर्न यूपी है दैट इज द लोअर जेंजेटिक प्लेन पे आ जा रहा है। तो वहां पे बोला कि वहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है और वहां पे टेम्परेचर हाई रह रहा है थ्रू आउट द ईयर। तो वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल इन द रीजन, राइट। तो हमने लोकेशन पता चल गई कि द साउथ ऑफ यूपी और साउथ ऑफ बिहार, यानी कि ये जो बेल्ट है पूरा, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश, उस तरीके से रहेगा, राइट। सो सबसे पहली चीज है कि हमें ये पता है कि कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है। अब ब्लैक सॉइल वहां नहीं है, ब्लैक सॉइल है गुजरात और महाराष्ट्र में, यानी कि डेक्कन पे, तो ये दोनों ही काफी ज्यादा रॉन्ग हो गए। सेकेंड चीज हमें पता है कि जो वीट है, वीट होता है पंजाब हरियाणा में, यानी कि अपर जेंजेटिक प्लेन में हो रहा है, यानी कि वो लोअर में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सो अल्टीमेटली बचता है पैडी, एंड हमें पैडी के बारे में पता भी है कि उसको एक वेट टाइप का क्लाइमेट चाहिए, एंड मेजरली हम कह सकते हैं वेटलैंड, जो मार्शी लैंड होता है वो डेवलप होता है एट द लोअर जेंजेटिक प्लेन, क्योंकि वहां पे गंगा जैसी रिवर अपना पानी वहां पे सबमिट कर रही है। नाउ 10th क्वेश्चन इज की जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या चीज को सेपरेट करता है, राइट। तो इसका आंसर तो ए है, बट अगर हम इसका ऑप्शन में मैप बेस समझते हैं तो मैप में ये है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो इस तरीके से सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार को। तो ये चीज अगर न्यूज में आएगी तो हमें ये पढ़नी है, बिकॉज यूपीएससी आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ 11th दैट ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं कि मूवमेंट देखते हैं, तो हमें ये पता है कि वो तिब्बत से स्टार्ट होती है, ईस्टवर्ड जर्नी करती है, एंड देन वहां से एक शार्प कर्व लेती है, यानी कि यू टर्न करती है, जो पहले पैरेलल चलती है इंडिया से, देन वो यू टर्न करके वापस इंडिया में आ जा रही है, तो यानी कि वो वापस पैरेलल फ्लो कर रही है, बट दिस टाइम इनसाइड इंडिया। तो ये एक यू टर्न ले रहा है, तो यू टर्न लेने का पॉसिबल रीजन क्या है? सो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ पे जो मेजर चीज है कि अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, नहीं, ये एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि फोल्डेड हिमालयन सीरीज अपलिफ्ट हो रही है, दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग। देन सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय, सिंटैक्सिकल यानी कि हमने पढ़ा हुआ है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो उस तरीके से कुछ बेंडिंग हुई है, यस दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन। देन थर्ड इज जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस in the tertiary folded mountain chains, यानी कि yes there could be a disturbance but this is not actually explaining the fact। तो अगर हम इसको अगेन मैप बेस समझते हैं तो हमें ये पता है कि ये हिमालयन रीजन इस तरीके से हुआ था, दिस इज इंडियन प्लेट, तो ये इस तरीके से जो रिवर चलती है, अब रिवर का डायरेक्शन कैसा है कि वो ऐसे फ्लो हो रही है
एंड देन यहां से वो नामचा बरवा से इस तरीके से आ रही है, तो ये यू टर्न ले रही है और फिर वो जा रही है बांग्लादेश में, राइट। तो ये एक रीजन, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस नामचा बरवा, यानी कि जो सिंटैक्सिकल बेंड है ऑफ हिमालय, दिस इज द रीजन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 12, जहां पे ये पूछा गया है कि जस्ट एक पूछा है कि जो एक रीजन है जहां पे नॉर्दर्न पार्ट या तो एरिड है या सेमी एरिड है, उसका सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि वो गुजरात और महाराष्ट्र टाइप का कोई रीजन होगा। देन आ जाएगी कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप, राइट। तो ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन वाइज, तो गुजरात इज द राइट आंसर, बिकॉज ये सारी चीजें गुजरात में ही फिजिबल है, कि जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है, सौराष्ट्र रीजन है, वो एरिड एंड सेमी एरिड है, सदर्न पार्ट थोड़ा सा वेट हो जाता है, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है सेंट्रल पार्ट में, एंड वहाँ पे कैश क्रॉप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप। वाई? बिकॉज वहाँ पे फूड क्रॉप के लिए ज्यादा कल्टीवेशन की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, फैसिलिटी इन द सेंस कि जो क्लाइमेट है वहाँ पे वो उस टाइप का नहीं है कि फूड क्रॉप्स वहाँ पे ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सके, ना ही राइस और ना ही वीट होता है मेजरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू सेलेनाइजेशन, यानी कि जितना ज्यादा हमारे एक जमीन पे पानी है और सन है, और वो सन की जितनी ज्यादा हीट पड़ेगी वो पानी उतना ज्यादा इवेपोरेट होगा, और वो सॉइल में जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या बचेगा, सॉइल सॉल्ट बचेगा, यानी कि वो सॉइल जो होगी वो सेलाइन हो जाएगी। अब जब सॉइल सेलाइन हो जाएगी तो डेट मीन्स वहां पे प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। अब प्लांट ग्रो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब सॉइल होती है, जब हमने प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन समझा था, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब एक प्लांट की रूट एक सॉइल में जाती है तो वो सॉइल के अंदर जाती है, यानी कि वो सॉइल को परमिएबल बनाती है कि वहां से एयर और वाटर फ्लो हो सके। बट अगर वहां पे सॉल्ट आ जाएगा तो वहां पे वो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो एयर और वाटर का फ्लो होना चाहिए फ्रॉम न्यूट्रिएंट कैपेसिटी, जो बोलते हैं कि सॉइल में से एक एयर और वाटर का फ्लो होता है कि वो प्लांट के ऊपर तक जाए, वो नहीं रहेगा। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन समझते हैं कि सैलिनाइजेशन अकर जब इरिगेशन हो रहा है इन द सॉइल, जिसके बाद में सिर्फ सॉल्ट बच जा रहा है, यानी कि मिनरल्स बच जा रहे हैं। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड, यानी कि जब ओवर यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी होती है तभी भी वहां पे सैलिनाइजेशन हो जाता है। सो फर्स्ट इज दैट ग्रेटली इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन, नहीं, सैलिनाइजेशन हो गया तो वो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल इम्परमिएबल, यस, जो हमने चीज डिस्कस करी, दिस इज राइट। देन थर्ड, इट रेजेस द वाटर टेबल, नहीं, इसका कोई भी रीजन नहीं कि वाटर टेबल इंक्रीज करेगा। डी, इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विद वाटर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर बच जाता है बी। ओके, तो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने 2011 में ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब डिस्कस करें। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 2012 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, एंड एंड में हमें कल्मिनेट करेंगे, एक शीट बनाएंगे कि क्या टाइप के क्वेश्चंस या टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, उस पर क्या टाइप के क्वेश्चंस आए, ताकि हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सके, राइट। सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।